very good morning to you students. So how are you all? I hope everybody is fit and fine as usual. रोज सब लोगों ने अच्छे से एक्सरसाइज करना है, सब लोगों ने अपने मेंटल हेल्थ की परवाह करना है, साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रखना है. ओके, soon everything will be normal. Soon we'll start studying ऐसे face to face, not on the videos. So I hope everybody is understanding the lecture. सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. एंड एज यूजुअल किसी को जो भी डाउट है प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी. ओके, सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था? वी सॉ न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या सारी चीजें हो सकती है, क्यों न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था. एंड टुडे न्यूक्लियस का ही एक पार्ट हम लोग पढ़ने वाले जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम. अब मैंने ऑलरेडी कहा था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है. करेक्ट. व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल गाइस? It is that particular entity inside the cell जिसके अंदर DNA RNA present होगा. Now DNA RNA is nothing but what? They are the genetic material which will help you to pass the characters from one generation to the another. Those are nothing but the hereditary characters. Okay? So वही चीज क्या है? क्रोमोसोम है. अब क्रोमोसोम मतलब क्या? क्या क्रोमोसोम DNA RNA है? यस कह सकते हैं. क्या डीएनए आरएनए क्रोमोसोम में आते हैं? यस ऑफ कोर्स. सो क्रोमोसोम आर द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल दीज सेल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के उसमें हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा. तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल का क्या? सो प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता. करेक्ट. और साथ ही साथ उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होगा. इंस्टेड देयर विल बी दिस सिंपल वर्जन ऑफ आरएनए और सिंपल वर्जन ऑफ डीएनए. मतलब एक दो चीजें. हमारे पास इतना स्पेसिफिक आरएनए और डीएनए होता है, इतने नंबर ऑफ बराबर आरएनए और डीएनए होता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट सर्टेन प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या यू बैक्टीरिया हो गया, इनमें हम लोगों को प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्रोमोसोम नहीं मिल सकता. एंड दैट टू इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर न्यूक्लियस. ओके, सो क्रोमोसोम आर द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल. They are present in the nucleus of eukaryotic cell and they are thread-like structure. Thread-like structure, कुछ क्लिक हुआ है ना. जब हम न्यूक्लियस का क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ चीजें देखा था कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होगा. देयर विल बी दिस ब्लैक कलर का डेंस डॉट विच वी नो एज व्हाट? न्यूक्लियोलस. बराबर. उसके बाद में हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड कंटेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट. राइट. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट. और यहीं पे हम लोग कुछ जैसे थ्रेड लाइक बंडल लाइक स्ट्रक्चर देख सकते थे. एंड दिस इज नथिंग बट दी क्रोमैटिन नेटवर्क. राइट. व्हाट इज इट? इट इज क्रोमैटिन नेटवर्क. और जब हमारा सेल डिवीजन में चले जाएगा तब ये क्रोमैटिन नेटवर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम एंड देन डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं और फिर धीरे धीरे आधा इधर आधा इधर, दैट इज 2 डॉटर सेल्स क्रिएट होंगे. समझा आप? सो उसीलिए उन्होंने कहा क्या कि जब अपन क्रोमोसोम की बात करते हैं, इट इज नथिंग बट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर सेल डिवीजन और ड्यूरिंग सेल डिवीजन गेट कन्वर्टेड इनटू सम शेप लाइक बटरफ्लाई शेप का बन जाता है. ओके, समझा? ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं ऊपर बता रही हूँ, इसीलिए ऐसे बहुत दिमाग पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है. जस्ट सर्टेन की पॉइंट्स जो तुमको याद रखना है. और जब हमको इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में पढ़ना पड़ेगा तब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो ईच क्रोमोसोम ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स ऑफ डीएनए एंड एसोसिएट विद प्रोटीन नोन एज हिस्टोन प्रोटीन. नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी अपन हमारे बॉडी के कोई भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी उसका कंटेंट जानना है कि उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वो मोस्टली प्रोटीन ही होगा. आज अगर तुमको सांप काट लेता है तो सांप का जो वेनम है ना, पॉइजन है, जहर है, वो किस चीज से बना है? वो भी प्रोटीन से बना है. आज अगर हमारे अंदर प्यूबर्टी हिट कर रही है, हम लोग धीरे धीरे बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या डेवलप हो रहे हैं? हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं. तो वो हॉर्मोन्स भी क्या है?
तो प्रोटीन से बने हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे कंटेंट उसमें नहीं होगा, बट यू नो ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन व्हेन यू टॉक अबाउट अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, समझा? सो उसी तरीके से जब अपन क्रोमोसोम की बात करते हैं ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, इट कंटेन्स व्हाट? डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। व्हाट डज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? many DNA and certain protein। अब ये कैसे? तो बेटा जब अपन डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब तुमको दिख जाएगा कि देयर इज दिस नाइट्रोजनस बेस और ये सारी चीजें ओके प्रेजेंट है वहां पे। उसी के साथ साथ वहां पे हम लोगों को प्रोटीन भी मिलेगा। व्हाई? टू बाइंड इट प्रॉपर्ली। प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जब भी कोई भी चीज की बात करो इनसाइड ऑफ बॉडी, तो कीप दिस इन माइंड। तो उसी तरीके से क्रोमोसोम में हमको क्या मिल रहा है? क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डीएनए एंड सर्टेन हिस्टोन प्रोटीन, बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन आर सर्टेन प्रोटीन प्रेजेंट इन दी क्रोमोसोम जो डीएनए को बाइंड करके रखते हैं, एक क्या कह सकते हैं, बॉन्ड मेंटेन करते हैं। ओके, सो हिस्टोन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईच क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? It consists of DNA and associated protein known as histone protein. Keep this in mind. तो इतना समझ में आया? इसमें अगर कोई भी गड़बड़ हो तो please do tell me. They are responsible for the hereditary trait of past, okay, and passed from parents to offspring from one generation to another. Now, how are they responsible? Tell me. क्यों ये रिस्पॉन्सिबल है? हाउ आर क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल? तो भाई हम लोगों ने पढ़ा था हमारे बॉडी में देयर आर व्हाट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बराबर, एंड ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या मतलब? कि हर एक पेयर जो क्रोमोसोम का हमारे पास है उसके पास एक इंफॉर्मेशन है। किस बारे में इंफॉर्मेशन है? कि मैं कैसी होनी चाहिए। जैसे अगर समझ लो कि मेरी मम्मा के अंदर शी वॉज प्रेग्नेंट, okay, my mom got pregnant and this embryo was getting developed. तो यहाँ पे धीरे धीरे the number of chromosomes started increasing or whatever, so there were like 23 pair of chromosome। और जब ये 23 pair of chromosome वहां आए तो क्या हुआ कि 23 pair of chromosome क्या कर रहे थे, क्यों आए? It's because certain amount of chromosome from my dad and certain amount of chromosome from my mom came into picture, embryo form हुआ। उसमें क्रोमोसोम में क्या था? क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन थी। ये इंफॉर्मेशन किसके अंदर थी? क्रोमोसोम किसके अंदर थी? क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम में डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो डीएनए जो कि मेरी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग एक हेरिडिटरी ट्रेट कहेंगे, एक हेरिडिटरी पैसेज कहेंगे। जो मेरे मॉम और डैड में जो सारे कैरेक्टर्स थे वो आज मेरे में भी आ गए हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्रोमोसोम, व्हाट आर दे? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी ऑफ ट्रेट्स। मतलब एक जनरेशन से दूसरे। अभी कई बार बहुत सारे लोगों को हेरिडिटी का मतलब नहीं पता। सो सी गाइस, देयर आर हेरिडिटरी डिसीज, देयर आर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अब इनका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली ऐसी चीजें जो हमको हमारे एंसेस्टर से मिली, से मुझे मेरे दादा दादी से मिली, मेरे पापा मम्मी से मिली, मेरे पापा मम्मी को उनके पापा मम्मी से मिली, तो ये सारी चीजें क्या है? पास हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर, राइट? तो इसको अपन क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर। जैसे आज भी अगर तुम बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज को देखोगे तो ऐसा है कि उनमें कैंसर होता है। ओके, सो समझ लो उनके दादी दादा को भी कैंसर था, आज उनके मॉम एंड डैड को भी कैंसर है और उनके बच्चों को भी कैंसर होने के चांसेस हो गए। सो ना व्हाई इज दिस? बिकॉज उनमें जो जीन है वो कैंसर कॉजिंग जीन है और ये कैंसर कॉजिंग जीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते जा रहा है। उसी तरीके से हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होते हैं? सो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो कई जनरेशन टू जनरेशन द आईज आर ब्लू। समझ में आया कि एक कोई तो दादा दादी थे, उनके आईज ब्लू थे, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके भी आईज ब्लू हो गए, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके भी आईज ब्लू हो गए। तो दिस इज अ ट्रेट। A character of blue eyes has been passing from one generation to another.
समझे? कैरेक्टर जो है हमारे ब्लू आइज का वो पास हो रहा है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा क्रोमोसोम है, जिसमें क्या है तो डीएनए है। डीएनए क्या है तो हमारी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी कि मेरे बाल कैसे होने थे, मेरी नाक कैसी होनी है, लिप्स कैसे होने हैं, ये सब स्टोर रहेगा। ओके, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी ट्रेट, हेरिडिटरी of traits passed from parents to offspring from one generation to another। समझा इतना? कोई गड़बड़? नथिंग, राइट? अब क्रोमोसोम, DNA codes for a specific protein and are responsible for variation in a species and among various organisms। अभी क्या है, सब वैसा का वैसा चल रहा है, सही चल रहा है एकदम। जैसे मेरे को भी ब्लू आइज है, मम्मा पापा को भी ब्लू आइज है, उनके मम्मा पापा को ब्लू आइज है, उनके भी मम्मा पापा को ब्लू आइज थे। अचानक जब मुझे बच्चा होता है, सो द आइज ऑफ दैट किड डजंट टर्न आउट टू बी ब्लू, है ना? जब मुझे बेबी होगा तो वो बच्चे की आंखें ब्लू नहीं होती। अभी व्हाई इज दैट? सो कई बार ऐसा होता है कि whenever the characters or whenever the specific chromosome is being passed from one generation to another, what I'm saying कि कई बार जब भी ये क्रोमोसोम पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इनमें एक छोटा सा टाइनी सा अल्टरेशन आ सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा सा अल्टरेशन आता है जिसको अपन कुछ नहीं बट म्यूटेशन कहते हैं। ओके, वहां पे हमारे जो एक्चुअल जीन है, हमारा जो कोड है कि ये पूरी बॉडी ऐसे बनना चाहिए, ये लो उसका कोड और इसको बनाओ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि कहीं एक दो कोड में या एक सर्टन डीएनए स्ट्रैंड में, एक छोटे से स्ट्रैंड में कुछ तो अलग हो जाता है। तो अगर मैं ले लेती हूँ कि वो वाला जो मेरा स्ट्रैंड था वो था कि ब्लू आइज का, तो उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन हो गया, तो आज जो मेरे बच्चों को आइज मिली है वो कैसी है? ब्राउन है। समझ में आया? सो व्हाट आर दे सेइंग कि डीएनए जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर कोई स्पीशीज में वेरिएशन आए तो इसकी वजह से आएंगे कि डीएनए सही से करता नहीं है, एक अल्टरेशन आ जाता है, एक म्यूटेशन आ जाता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को हम लोग कोड कर लेते हैं, और हम लोग उसी तरीके से फिर हमारे डीएनए की कॉपीज बनाना शुरू करते हैं। और जैसे ही फिर ये डीएनए की कॉपीज बनते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को पता चलना चाहिए कि आंख भाई ब्लू नहीं, कैसी है? ब्राउन है। समझा? So chromosomes is nothing but DNA codes for a specific protein and are responsible for variation in species and among various organisms. It's not just for human. बहुत सारे अलग टाइप की चीजें भी हो सकती है। अब हमेशा जरूरी नहीं कि जब भी ये वेरिएशन कॉज होगा ब्लू की ब्राउन आइज ही होगी, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा अल्टरेशन होगा से सीधे बाल कर्ली बाल हो गए, ऐसा नहीं है। कई बार अल्टरेशन डेंजरस भी हो सकता है। ये जो वेरिएशन आएगा हमारे जीन में दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, तो बच्चे थोड़े डिसेबिलिटीज के साथ में पैदा होंगे, थोड़े स्पेशल किड्स पैदा होंगे, ओके, जैसे कि ऑटिज्म हो गए, ऑटिस्टिक किड्स हो गए, ओके, या फिर डाउन सिंड्रोम वाले किड हो गए। तो ये सारे कैसे होते हैं? सो दैट इज ड्यू टू द ऑल्टरेशन इन द डीएनए। ओके, वो टाइम पे जब हमारे पास में ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैंड होगा जिसमें थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, तो वो चेंजेस कभी कभी कैन कॉज ब्राउन आइज और कर्ली हेयर और लंबा बहुत ज़्यादा या फिर मोटा, ये सारी चीज़ें। बट कई बार दैट ऑल्ट्रेशन कैन इवन कॉस्ट सर्टेन बैड इम्पैक्ट ऑन द किड। कुछ ऐसे बच्चे जो है हमारे वो ऑटिस्टिक पैदा हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये सब के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल। सो humans have how many? 23 pairs of chromosome, as I have already told you, and this unique structure of chromosome keep DNA tightly packed with histone protein to fit inside a cell, and it also helps in giving more stability to it. I'll tell you. क्रोमोसोम का जो यूनिक स्ट्रक्चर है, ओके, क्रोमोसोम का क्या है? हमारे पास में एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि तुम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये यूनिक स्ट्रक्चर में तुम लोगों को अब जब समझ में आ रहा है कि भाई अपने पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हमको सेल के अंदर फिट करना है, तो हम कैसे करेंगे? क्रोमोसोम है, उसमें डीएनए है, काफी सारे डीएनए हैं, वो डीएनए में जेनेटिक मटेरियल है, करेक्ट? ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को हमारे क्रोमोसोम में दिख रही है। फिर क्या करेंगे हम?
अगर मेरे पास ये सेल है तो ये सेल में वो क्रोमोसोम को फिट कैसे करना है, इसके छोटे से न्यूक्लियस में जहाँ पे न्यूक्लियोलस भी है तो उसमें मैं अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे फिट करूं। तो कई बार क्या होता है ना कि क्रोमोसोम जो है, जो हमको क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होता है, बेसिकली वो बंडल के फॉर्म में होता है। अगर हमारे पास में कोई रस्सी है तो हम कैसे उसको ऐसे 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 करके वी वाइंड इट अप, राइट, ऐसे करके, सो देन यू टाइट, है ना, ताकि वो ऐसे फैले ना, निकले ना। तुम लोग एक बार ऐसे रस्सी को इस तरीके से कर लेते हो और फिर तुम उसको बांध देते हो। तो अब जब ये बांध रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम क्यों बांध रहे हो, ताकि वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमे ना और वो इतनी बड़ी ना बने, उसको छोटा सा रखना है और उसको बराबर से स्टोर करना है। सिमिलर केस हमारे सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर जब भी क्रोमोसोम स्टोर होगा वो क्रोमोसोम एक बंडल के शेप में स्टोर होगा। किसके शेप में, एक बंडल के शेप में। और ये बंडल को फिर बांध लेते हैं, बट किससे, एक प्रोटीन से बांध लेते हैं, ताकि ये प्रोटीन उस बंच को बराबर से टाई अप करे। और जब हमारी जो सेल है वो सेल डिवीजन में जाएगी तो ये प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारा जो बंडल है वो खुल जाएगा। ओके, सो क्रोमैटिन नेटवर्क जो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे डीएनए हैं, उसको हमको कॉम्पैक्टली बराबर से सेल के अंदर डालना है, न्यूक्लियस के अंदर डालना है। और इसीलिए हम लोग उसका क्या करेंगे, हम लोग उसको इस बंडल की तरह पैक करके वो सेल में डाल देंगे और यहाँ पे एक प्रोटीन बाइंड कर लेंगे ताकि ये बंडल खुले ना। समझे आप अच्छे से? ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, एंड दैट प्रोटीन दे बाइंड अप हिस्टोन प्रोटीन ताकि वो सेल के अंदर फिट हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सब लोगों को क्रोमोसोम समझ में आ गया है? कुछ भी नहीं था ज्यादा, बस बेसिक था कि क्रोमोसोम क्या होता है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, वो हमको कहाँ मिलेगा, उसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, बस इतना ही पढ़ना है। बाकी अभी बेसिक के में अपने को कोई डिटेल नहीं पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारा आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? सबको पता है ना, एवरीबडी नोज व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? यस, करेक्ट, इट इज नथिंग बट DNA and RNA. So those genetic material जिसके बारे में अभी अभी थोड़ा बहुत पढ़ा, those are nothing but what? Nucleic acid. So nucleic acid are the most important macromolecules for the continuity of life. सही बात है कि नहीं है? मेरे को बताओ, अगर हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड नहीं होते, ऐसे DNA और RNA नहीं होते तो लाइफ कंटिन्यू कर पाती? चलो रिप्रोड्यूस तो कर लिया, अपन रिप्रोड्यूस करके जो नया चीज पैदा किया है वो क्या है, उसमें क्या है कि वो सरवाइव कर सके? नहीं हो सकता ना। आज देखो, आज क्या हो गया है, मैं एक सर्टन एनवायरनमेंट में रह चुकी हूँ। ओके, मैं कहाँ रह चुकी हूँ, आज गर्मी में रह चुकी हूँ, ठंडी में रह चुकी हूँ, मेरी बॉडी इवॉल्व हो गई, मेरा डीएनए भी इवॉल्व हो गया, रेदर देन दैट जो मेरे एंसेस्टर का डीएनए था, बराबर है आज। अच्छा चलो, मैं इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। दादी दादा जो तुम्हारे आज भी अगर घर पे है तो तुम लोग देख सकते हो कि वो कितने फिट एंड फाइन है, पर मम्मी पापा उस एज के बहुत पास में तो नहीं है, बट स्टिल दे आर गेटिंग ओल्ड ना, वो लोग थोड़े ओल्ड हो रहे हैं, तो उनको अगर देखो तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। वहीं पे आज अगर दादी को अपन कोई चीज करने बोलते तो दादी इज ऑल फुर्ती, जैसे मेरी दादी तो है भाई, शी इज ऑल इनटू एक्शन की मैं ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ, बट वहीं पे अगर मम्मा को कुछ बोला तो वो थक जाती है बहुत जल्दी। सो यहाँ पे क्या मैं कह सकती हूँ कि देयर इज एन इवोल्यूशन, यू कैन सी कि उन लोगों ने उनका डाइट सिस्टम या उन्होंने वो टाइम पे जो भी चीजें देखा आज उसकी वजह से वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग है। सिमिलर केस क्या हो रहा है कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है कौन है, डीएनए आरएनए, अगर इनमें एक सर्टेन इवोल्यूशन विथ टाइम नहीं होगा, अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें पास नहीं होगी, हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन बिना आरएनए डीएनए के, तो रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे क्या? क्योंकि रिप्रोडक्शन का जो ब्रेन है, रिप्रोडक्शन के जो सारे गाइडलाइंस है वो सब किस में है, तो डीएनए में है। अगर वो बोलता है कि रिप्रोड्यूस करना है तो मैं करूंगी, वो बोलता है नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगी, और चलो खुदा ना खास्ता मैंने कर भी लिया तो क्या बच्चा पैदा होगा? जो भी पैदा होगा क्या उसमें कुछ होगा? नहीं ना। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि जब भी अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज for the continuity of the life. So nucleic acid is the most important macromolecules for the continuity of the life, क्योंकि अगर जिंदगी जीना है तो आरएनए डीएनए होना है, राइट? नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? समझ लो मैं क्या आज मैं होमोसेपियंस हूँ, नेक्स्ट जो भी बच्चा आ रहा है वो सांप पैदा हो रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? इवन फॉर स्नेक आई नीड अ जेनेटिक मटेरियल,
Okay, they carry the genetic blueprint of the cell and carry instructions for the functioning of the cell. Now this is what I was explaining कि हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज डीएनए, इनके पास में एक कोडिंग सिस्टम है, इनके पास में एक इंस्ट्रक्शन की पूरी बुक है, और वो इंस्ट्रक्शन की बुक में हर चीज दी हुई है, एकदम छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज। जैसे कि मेरी बॉडी में चलो एक बड़े बड़े कैरेक्टर दिख रहे कि 2 हाथ 1 नाक ये सारी चीजें होनी है, बट अगर एकदम ऐसे छोटा सा, जैसे मैं अगर मेरे इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात करूँ कि मेरी इम्यूनिटी कितनी होनी चाहिए, ये भी वो डिसाइड कर सकता है। समझ में आया कि मैं कैसी होनी चाहिए, मेरा छोटा से छोटा, अगर मेरे स्किन का ये वाला पैच कैसे होना चाहिए उसकी भी इंफॉर्मेशन उसके पास में है। सो इट इज व्हाट, इट इज अ गाइडलाइन, इट्स एन इंस्ट्रक्शन बुक जिसमें सारी चीजें लिखी कि मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए। ओके, सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। समझ में आया तुम लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्रोमोसोम पढ़ा है, और नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। सो आई होप एवरीबडी ऑफ यू अंडरस्टूड माई लेक्चर, एंड इफ नॉट जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी व्हाटएवर द डाउट्स आर। थैंक यू सो मच।